हेलो दोस्तों, मैं सुनील पारिक टीसीज क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपना जो पॉइंट चल रहा था वो था एसी थ्योरी। एसी थ्योरी के अंदर अपन ने बहुत सारे पार्ट्स बना लिए और उनके अंदर इंडक्टर के बारे में चर्चाएं की और अपने पास जो प्रतिरोध जो होता है उसके बारे में अपन ने बातें कर ली और शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ क्या होता है उसके बारे में भी अपन ने बातें कर ली। और अब जो बात करेंगे वो करेंगे शुद्ध इंडक्टिव परिपथ के बारे में, यानी शुद्ध इंडक्टिव परिपथ क्या होता है। शुद्ध इंडक्टिव परिपथ, ठीक है। अपने इस वीडियो में जो बात करें शुद्ध इंडक्टिव परिपथ के बारे में बात करेंगे कि शुद्ध इंडक्टिव परिपथ होता क्या है और किस प्रकार ये कार्य करता है और इसकी विशेषताएं क्या है और पावर फैक्टर क्या होता है। इन सब जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे अपन यहीं पे चर्चा करेंगे और इस वीडियो आप शुरुआत से लेकर अंत तक देखें ताकि आपके जो शुद्ध इंडक्टिव परिपथ क्या होता है उसके बारे में पूरी बातें आपके समझ में आ जाएँ। तो वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखना। वीडियो आपको फिर अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं वीडियो पर। देखिए मेरे पास ये क्या है, इंडक्टर। ये क्या इंडक्टर, इसको अपन चौक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चौक। इंडक्टर भी बोलते हैं, चौक भी बोलते हैं, कॉइल भी अपन इसको बोल सकते हैं क्योंकि ये कॉइल ही क्या होती है, आपके पास एक इंडक्टर होती है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से जब सप्लाई दूंगा तो यहाँ से कौन सप्लाई दूंगा इसको? एसी सप्लाई। Vm साइन ओमेगा टी, यानी कि वोल्टेज का अधिकतम मान, साइन का कोण और ओमेगा टी मतलब जो कोणीय वेग होता है वो अपने यहाँ से सप्लाई इसको देंगे, ठीक है। जब अपन इसको सप्लाई देते हैं तो इंडक्टर, आप सभी को पता है कि इंडक्टर क्या करेगा, करंट को पीछे और वोल्टेज को आगे कर देता है इंडक्टर, ठीक है। करंट को पीछे, वोल्टेज को आगे। अब क्यों करता है इसके बारे में अपने बातें कर ली। जो अपने पिछले वाले वीडियो जो रहे थे उनके अंदर अपने इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हो गया मेरे पास एक इंडक्टिव परिपथ। अब ये शुद्ध है या शुद्ध नहीं है इसके बारे में बात कर लेते हैं। शुद्ध इंडक्टिव परिपथ क्या होता है? शुद्ध की बात करें तो वह परिपथ जिसके अंदर क्या लगा हो, सिर्फ इंडक्टर लगे हो। क्या लगे हो? क्या लगे हो? सिर्फ इंडक्टर। वह परिपथ जिसके अंदर सिर्फ केवल और केवल क्या लगे हो? इंडक्टर। कौन सा परिपथ कहलाएगा? शुद्ध इंडक्टिव परिपथ। जैसे अपने पिछले वाली वीडियो में बात की थी कि एक ऐसा परिपथ जिसमें क्या लगे हो? केवल प्रतिरोध। प्रतिरोध के रूप में आपका लैंप भी हो सकता है या कुछ और भी, मतलब जो धातुएं होती हैं वो हो सकती हैं। वो क्या होता है? शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। उसी प्रकार आपके पास जो शुद्ध इंडक्टिव परिपथ होगा उसके अंदर सिर्फ केवल और केवल क्या लगे होंगे? इंडक्टर। तो वो कौन सा परिपथ कहलाएगा? शुद्ध इंडक्टिव परिपथ, ठीक है। अब बात करते हैं जो अपन ने पढ़ा था शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। क्या हो सकता है ऐसा कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ कोई हो सकता है? हाँ, हो सकता है, क्योंकि एक ऐसा परिपथ जिसके अंदर केवल प्रतिरोध लगाए जा सकते हैं वो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ हो सकता है। क्योंकि वहाँ पे क्या होगा आपके पास? सिर्फ प्रतिरोध ही होगा। जैसे आपके पास मान लीजिए कार्बन का प्रतिरोध ले लिया मैंने, ठीक है। कार्बन के चूर्ण का क्या ले लिया? प्रतिरोध, और इसको मैंने परिपथ में लगा दिया इस प्रकार। यहाँ पे मैंने क्या दे दी? सप्लाई। कौन सप्लाई? एसी दे दी। ये तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ हो गया, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इंडक्टर भी यूज नहीं किया मैंने, ना ही कोई यहाँ पे कैपेसिटर यूज किया, तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ हो सकता है। परंतु शुद्ध इंडक्टिव परिपथ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों? मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है? इंडक्टर। तो इंडक्टर लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु इंडक्टर के रूप में यहाँ पे जो कॉइल है मेरे पास, ये किसकी है? धातु की। किसकी है? धातु की। कोई भी धातु ऐसी नहीं होती जिसका प्रतिरोध शून्य हो, क्योंकि प्रत्येक धातु का या प्रत्येक जितने भी मटेरियल जो होते हैं आपके पास, प्रत्येक पदार्थ का क्या होता है? कुछ ना कुछ प्रतिरोध जरूर होता है। क्या होता है? कुछ ना कुछ प्रतिरोध जरूर होता है। तो इसका भी कुछ ना कुछ क्या रहा होगा? आर यहाँ पे रहा होगा इसका, ठीक है। तो इसलिए कभी भी शुद्ध इंडक्टिव परिपथ नहीं हो सकता। सिर्फ अपन एज्यूम कर सकते हैं कि अपने पास क्या है कि शुद्ध इंडक्टिव परिपथ है, क्योंकि यहाँ पे मैं मान लीजिए 10 इंडक्टर जोड़ दूँ, यहाँ पे कोई भी लैंप नहीं लगाऊँ, कोई भी प्रतिरोध नहीं लगाऊँ, तो ये जो कॉइलें हैं मेरे पास, इन कॉइलों का प्रतिरोध मैं क्या मान लेता हूँ? नगण्य मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? नगण्य, न के बराबर। भाई 10 ओम है तो न के बराबर मान लो, तो वो अपने शुद्ध इंडक्टिव परिपथ मान सकते हैं, परंतु होता नहीं है, ठीक है। तो ये शुद्ध इंडक्टिव परिपथ की परिभाषा क्या हो गई? एक ऐसा परिपथ जिसमें क्या लगे हो? केवल और केवल इंडक्टर ही लगे हों, क्या कहलाएगा आपके पास? शुद्ध इंडक्टिव परिपथ, ठीक है। अब बात करते हैं इसके पावर फैक्टर की। पावर फैक्टर उसका जो आपके पास वेक्टर डायग्राम जो होता है उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि वेक्टर डायग्राम में आपकी दिक्कत आ सकती है इसके।
क्योंकि आपके पास जो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ था उसका वेक्टर डायग्राम की बात करें, वहाँ पे मैंने की नहीं उसकी बात। क्यों नहीं की? शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में क्या होता है, वो डीसी परिपथ की भांति काम में करता है, तो वहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो आपके पास वोल्टेज और करंट होती है उनके मध्य 0 डिग्री का फेज एंगल होता है। कितने डिग्री का? 0 डिग्री का। तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये मान लीजिए मेरे पास वोल्टेज है, तो यहाँ पे क्या होगी? करंट। तो दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया? 0 डिग्री। क्यों? एंगल तो तभी हो सकता है ना जब यहाँ पे आपके कुछ न कुछ क्या बने, दूरियाँ बने। एंगल तभी हो सकता है, एक दूसरे के ऊपर है तो वहाँ पे कोई भी एंगल नहीं होगा। क्योंकि आपके पास आपने त्रिभुज बनाए होंगे, आपने एंगल बनाए होंगे 10वीं क्लास में, 9th में, 10th में, कभी ना कभी तो बनाए होंगे। तो वहाँ पे एंगल तभी बन सकता है जब दोनों के बीच में क्या हो? डिफरेंस। जब यहाँ पे कोई अंतर ही नहीं है दोनों के बीच में तो एंगल तो कभी बनेगा नहीं। तो ये क्या हो गया आपके पास? शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। परंतु शुद्ध इंडक्टिव की बात करें तो ये मान लीजिए मेरे पास क्या है? वोल्टेज। क्या है? वोल्टेज। और शुद्ध इंडक्टिव परिपथ करंट को कहाँ छोड़ता है? 90 डिग्री पीछे। कहाँ छोड़ता है? 90 डिग्री पीछे। तो ये रही 90 डिग्री पीछे। कितना हो गया? अब 90 डिग्री पीछे। ये कौन सी हो गई मेरे पास? करंट। ठीक है, ये होगी मेरे पास वोल्टेज, ये होगी मेरे पास करंट। तो 90 डिग्री अंतराल हो गया दोनों में। अब किस प्रकार हुआ है उसकी बात करें तो मैं यहाँ पे आपको साइन वेव बना के दिखा देता हूँ। ये मान लीजिए मेरे पास क्या है? साइन वेव। ये मेरे पास जा रही है वोल्टेज, ठीक है, ये जा रही Vm साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये क्या है मेरे पास? वोल्टेज। जब करंट चलेगी तो 90 डिग्री बाद में चलेगी। ये मान लो यहाँ से स्टार्ट हुई है तो ये कहाँ पे पहुँच गई? यहाँ पर 90 डिग्री पर। ये 90 डिग्री पहुँची, तब कौन स्टार्ट होगी? करंट। करंट यहाँ से स्टार्ट नहीं हो सकती। करंट कहाँ से होगी? इसके 90 डिग्री बाद। ये जो वोल्टेज जा रही है आपके पास, इसके 90 डिग्री के बाद स्टार्ट होगी। तो 90 डिग्री यहाँ पे पहुँची कौन? वोल्टेज। तब स्टार्ट होगी कौन? करंट। करंट वो भी कहाँ से? 90 डिग्री के बाद। तो 90 डिग्री कहाँ पे? यहाँ पे। तो यहाँ से कौन स्टार्ट होगी? करंट। इस प्रकार, यानी कि जब ये शून्य पे पहुँचेगी तो ये कहाँ पे पहुँचेगी? अधिकतम मान पर। जब ये शून्य पे पहुँचेगी तो ये कहाँ पे पहुँच जाएगी? ऋणात्मक, नेगेटिव के अंदर अधिकतम मान के ऊपर। तो दोनों के बीच में अंतर कितना रहेगा? 90 डिग्री का अंतराल यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे जो करंट है वो कौन सी है? अपन Im साइन ओमेगा टी नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि दोनों के बीच में अंतर कितना है? 90 डिग्री का। तो ओमेगा टी तो यहाँ पे किसको दिखा रहा है? 0 डिग्री को दिखा रहा है, यानी कि फेज एंगल यहाँ पे क्या? शून्य है। अगर मैंने यहाँ पे Im साइन ओमेगा टी रख दिया तो दोनों के बीच में कितना अंतर हो जाएगा? 0 डिग्री का हो जाएगा। परंतु मेरे लेके कितना आना है? 90 डिग्री का। तो ओमेगा टी कितना है? 180। ओमेगा टी क्या होता है? 180। अगर इसमें से अपन 90 डिग्री घटा दें, कितना घटा दें? 90 डिग्री, तो दोनों में अंतर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री यहाँ पे मैं इस प्रकार नहीं लिख सकता, इस प्रकार नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि अपने पास ये क्या? वेक्टर डायग्राम बना रहे हैं। यहाँ पे संख्याएं कभी नहीं आती, यहाँ पर संख्याएं नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? जो पूरी जो आपकी साइकिल होती है वो कितने की होती है? 360 की। पूरी साइकिल कितने की होती है? 360 की। तो यहाँ पे मेरे पास अगर शून्य है तो यहाँ पे क्या होगा? 2 पाई। तो यहाँ पे क्या होगा? पाई। ठीक है, तो ये बात हो रही है 90 डिग्री की। तो ये पूरा पाई हो गया, तो ये आधा क्या हो गया? आधा पाई, यानी पाई/2। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ इसको? पाई/2। तो आपके पास जो अपन यहाँ से करंट देंगे वो कौन सी होगी? Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का हो गया? 90 डिग्री का यहाँ पे डिफरेंस हो गया। तो आपके समझ में आ गया होगा मैं यहाँ पे जो करंट देने वाला हूँ ये वाली, तो ये कैसे आई होगी। तो आपको जहाँ पर भी मिली ये वाली चीज़ तो आप यहाँ से समझ जाना कि ये वाली चीज़ क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा, मेरे को भी मिलता है बहुत जगह देखने को। और आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं कि भाई इस प्रकार की ये वाली जो समीकरण मैंने बताई है आपको भी, इसके क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं, तो आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि ऐसी थ्योरी के मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस प्रकार लिख के आप सर्च कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको इसके बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप उनको हल भी कर सकते हैं। तो आप जल्दी सीखेंगे इसका यूज करना, किस प्रकार यूज किया जाता है। फिर भी आपकी दिक्कत रहती है कि क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, इसको आप कराइए, तो मुझे आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे हिसाब से आपके पास होंगे। अगर आपके पास नहीं है तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर लिंक दी गई है व्हाट्सएप ग्रुप की, उसके अंदर आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जो बात करेंगे अपन करेंगे इसके
ये तो आपके समझ में आ गया पूरी बातें, और आपने उतार भी लोगी। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इनको आप उतारते रहना साथ साथ में, क्योंकि इसके क्वेश्चन देखने को बहुत सारे मिलेंगे आपको। देखिए अब बात करते हैं पावर की और पावर फैक्टर की, पीएफ की। ये होगी मेरे पास पावर, ये हो गया पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है? कोस फाई। क्या होता है? कोस फाई। और पावर क्या होती है? वी इंटू आई इंटू कोस फाई। ठीक है, क्योंकि एसी के अंदर जो पावर होगी यानी शक्ति जो होगी वो क्या होगी? वी इंटू आई इंटू कोस फाई। और जो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ मैंने लिया था वहाँ पे मैंने कोस फाई इसलिए नहीं लिया कि उन दोनों के बीच में क्या नहीं था? डिफरेंशिएशन नहीं था, तो कोस फाई की जरूरत ही नहीं पड़ती। कोस फाई कितना हो जाता है वहाँ पे? इकाई। तो इसीलिए वहाँ पे मैंने क्या नहीं लिया? कोस फाई नहीं लिया। तो वहाँ पे क्या लिखा था मैंने? वी इंटू आई, क्योंकि वो परिपथ प्योर डीसी परिपथ भांति काम करेगा। और एसी का एकमात्र ऐसा परिपथ है जिसके अंदर आपका ओम का नियम लागू होता है। कौन से परिपथ के अंदर? शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के अंदर। उसके बारे में ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी, उस परिपथ में चाहे आपके पास वोल्टेज हो, चाहे करंट हो, चाहे कुछ भी हो, वहाँ पे आरएमएस मान का उपयोग किया जाता है। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में आरएमएस मानों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपके क्या होता है? एसी चलती रहती है तो वहाँ पे आपके मान चेंज हो जाते हैं बार बार। तो वहाँ पे कौन सा मान लिया जाता है? आरएमएस मान। क्योंकि जो अपने पास डीसी जो होती है उसके जो उष्मा उत्पन्न करती है डीसी, उसके प्रकार अगर एसी उत्पन्न कर दे उष्मा, तो उस मानों का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में। अगर वहाँ पे अपन मैक्सिमम मान का उपयोग करें, कौन से मान का? मैक्सिमम मान का उपयोग करें, तो वो आपके शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे आरएमएस मान का उपयोग किया जाता है, यानी लेवल वाली चीज़ का उपयोग करते हैं इसलिए। तो वहाँ पे आरएमएस मानों का उपयोग करते हैं। एक बात याद रखना, वो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ एसी का एकमात्र ऐसा परिपथ है जिसके अंदर आपका ओम का नियम लागू होता है। ठीक है, अब करते हैं इसकी बात। इसमें कोस फाई आ गया, और यहाँ पे भी क्या है मेरे पास? पावर फैक्टर कोस फाई। कोस फाई, फाई का मान कितना है यहाँ पे? यानी जो यहाँ पे वोल्टेज और करंट के मध्य एंगल बनेगा वो कितना है यहाँ पे? 90 डिग्री। तो कोस 90 का मान यहाँ पे रख देंगे। कोस 90 का मान कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। अगर आपको नहीं पता है, अगर कोस 90 का मान अगर आपको नहीं पता है तो आपके पास मैथ की बुक होगी, मैथ आती होगी आपको, ट्रिगोनोमेट्री के अंदर आपको कोस 90 का मान मिल जाएगा। और मैंने आपको जो पिछले वाले वीडियो रहे थे अपने, उनके अंदर मैंने आपको बताया भी है कैसे निकाला जाता है इनका मान, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोस 90 का मान कितना होता है? 0। तो यहाँ पर अगर आपको पूछा जाए कि एक शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में पावर फैक्टर क्या रहता है, तो हमेशा क्या रहेगा? 0। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको स्टार लगा के लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपके जो आईटीआई होती है उनके एग्जाम के अंदर आ चुका है 2-3 बार। ठीक है, इसके अलावा कम्पिटिटिव एग्जाम हो, यानी कि आपके जो कंपटीशन जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब बात करते हैं पावर खपत की। ये तो हो गया मेरे पास पावर फैक्टर, तो इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, आप उतार लेना इसको। तो वोल्टेज यहाँ पे रहेगी कुछ ना कुछ, क्या रहेगी? वोल्टेज यहाँ पे कुछ ना कुछ रहेगी, कि मैं यहाँ से वोल्टेज दे रहा हूँ वी एम साइन ओमेगा टी, और करंट भी यहाँ पे ये है मेरे पास, तो यहाँ पे करंट भी कुछ ना कुछ यहाँ पे रहेगी। अब कोस फाई यहाँ पे क्या है? 0। तो यहाँ मैं किस गुणा कर देता हूँ? 0 से गुणा यहाँ पे कर देता हूँ। तो किसी भी संख्या को अगर 0 से मल्टीप्लाई किया जाए, किसी भी संख्या को अगर 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वहाँ पे वो पूरी संख्या क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। ये क्या हो जाएगा? 0। तो याद रखना, शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में पावर खपत कितनी होती है? 0 होती है। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में पावर खपत होती है, वो भी किस पे डिपेंड करती है? लोड के ऊपर। लोड आपका क्या लगा है, परंतु इसमें लोड चाहे कुछ भी लगा हो आपके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास शुद्ध इंडक्टिव परिपथ है तो वहाँ पे पावर खपत क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, अब ये चीज़ें हो गई। और वोल्टेज और करंट के मध्य अंतर कितना रहता है? 90 डिग्री का रहता है। और पावर फैक्टर कितना होता है इसका? 0 होता है। और पावर खपत क्या होगी इसकी? 0 होगी। और यहाँ से अपन जो वोल्टेज दे रहे हैं वी एम साइन ओमेगा टी देंगे, और करंट जो होगी आपके पास आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2 देंगे। ठीक है, पाई/2 क्यों आया? क्योंकि वोल्टेज और करंट के मध्य अंतर कितना है? 90 डिग्री का है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? पाई/2 लिख दिया। ठीक है, अब चलते हैं किस पे? इंडक्टर के प्रकार की, यानी चौक कितने प्रकार के होते हैं? चौकों के भी प्रकार हो सकते हैं भाई। अपने पास जिस प्रकार आपने देखे होंगे कि आपके पास अगर प्रतिरोध भी है, उनके भी तो बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे कोई कार्बन का प्रतिरोध हो गया, कोई सिरेमिक का प्रतिरोध हो गया, कोई भाई यूरिका का हो गया, कोई मैग्नीन का हो गया। उस प्रकार आपके इंडक्टर के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। जो इम्पोर्टेंट है उनकी मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे।
जो आपके आईटी हो या पॉलिटेक्निक हो वहाँ पे पूछ लिए जाते हैं कभी कभी क्वेश्चन, और एग्जाम के अंदर भी पूछ लिए जाते हैं, उनकी बात कर लेता हूँ मैं, ठीक है। फालतू में अपन बात नहीं करेंगे। चौक सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला होता है वायु क्रोड, वायु क्रोड। दूसरा होता है फेराइट क्रोड, फेराइट क्रोड। और तीसरा होता है आपके पास लोहा क्रोड। इन तीनों के बारे में अपन बात कर लेते हैं। तीनों होते क्या है, कहाँ पे उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। और अपन कैसे पता करें कि ये फेराइट क्रोड है, ये वायु क्रोड है, ये लोहा क्रोड है, ठीक है। इनके बारे में बता देता हूँ आपको, और पहचान करनी भी बता देता हूँ तीनों की, किस प्रकार पहचान की जा सकती है। ज़्यादा हार्ड चीज़ें नहीं है। देखिए वायु क्रोड, आपके पास जो इस प्रकार चौक होता है, इस प्रकार, इसी प्रकार होता है। यानी कि किसी चीज़ के ऊपर अगर आप कॉइल को लपेट दें, किसी भी चीज़ के ऊपर, ये मान लीजिए मेरे पास क्या है, मार्कर। इस मार्कर के ऊपर मैं अगर किसी तार को लपेट दूं, और अगर उस तार को, यानी लपेटे हुए तार को अगर किसी परिपथ में लगा दूं, क्या लगा दूं, किसी परिपथ में, एक निश्चित मान का पुर्जा बना के लगाना है, निश्चित मान का पुर्जा बना के। ऐसे नहीं अंदाजा लगा के ऐसे बनाया लगा दिया सीधा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर निश्चित मान का पुर्जा है तभी आप ये क्या कहलाएगा, वो इंडक्टर कहलाएगा। अगर इंडक्टर की परिभाषा आपसे पूछी जाए तो क्या हो सकती है, अगर किसी कॉइल को एक निश्चित मान का पुर्जा बना के अगर किसी परिपथ में लगा दिया जाए, एक निश्चित मान का इंडक्टेंस प्राप्त करने के लिए लगा दिया जाए, तो वो क्या कहलाएगा, एक आपके पास इंडक्टर या चौक कहलाएगा। ये चौक अथवा इंडक्टर की परिभाषा है। चौक और इंडक्टर एक ही होती हैं, ठीक है, आप याद रखें इस बात को। अब ये मैंने क्या बना दिया, निश्चित मान का पुर्जा बना दिया। जैसे ये मेरे पास कितना बना दिया मैंने, 2 हेनरी का, ठीक है। तुक्का नहीं मारा है मैंने, निश्चित मान का इसको बनाया है, ठीक है। तुक्का नहीं मारना, निश्चित मान का बनाना है इसको, ठीक है। और अगर ये वाला जो कॉइल है मेरे पास, ये किसके ऊपर लपेटी गई है, ये अभी हवा के अंदर है। इस प्रकार मैंने कॉइल बनाई, इसके ऊपर निकाल ली, इसको बाहर हवा में रख दिया। उसके बीच में काम कौन कर रहा है, जो कॉइल है उसके बीच में काम कौन कर रहा है, हवा। तो वो कौन सा होगा, वायु क्रोड होगा। यानी वहाँ पे क्रोड के रूप में काम कौन कर रही है, वायु कर रही है, ठीक है। अगर आपके पास वहाँ पे फेराइट की क्रोड हो, अभी बात करें फेराइट होता क्या है, ठीक है। अगर फेराइट की क्रोड हो तो वो कौन सा होगा, फेराइट क्रोड होगा। अगर आपके पास वहाँ पे लोहा की क्रोड हो, क्रोड किसको बोलते हैं, कोर को। क्रोड किसको बोला जाता है, कोर को, जिसके ऊपर कॉइल लपेटी जाती है। ये मान लीजिए मेरे पास मैंने रबड़ के ऊपर लपेट दी, तो ये कौन सी होगी, रबड़ की क्रोड हो जाएगी, ठीक है। अगर इसकी जगह मैं लोहा ले लूँ तो लोहा क्रोड। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लूँ, वहाँ पे काम कौन करेगा, वायु काम करेगी, तो कौन सा होगा, वायु क्रोड। अगर यहाँ पे फेराइट ले लूँ तो कौन सा हो जाएगा आपके पास, फेराइट क्रोड चौक हो जाएगा। जो वायु क्रोड चौक है, इसका कहाँ पे उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथों में इसका उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथों में कौन सी क्रोड का चौक उपयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथों में वायु क्रोड चौक का उपयोग किया जाता है। आपको अगर पूछा जाए फेराइट क्रोड का, इसका उपयोग किया जाता है आपके रेडियो, आपने रेडियो देखा होगा, और ट्रांसमीटर इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जा होता है उसके अंदर, और रेडियो के अंदर किसका उपयोग किया जाएगा, फेराइट क्रोड चौक का उपयोग किया जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों जगह इसका उपयोग क्यों किया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये वाला इंपॉर्टेंट चीज़ है फेराइट वाला। और लोहा क्रोड का उपयोग आमतौर पे अपन लोहा क्रोड चौक का ही उपयोग करते हैं आमतौर पे, सामान्यतः आमतौर पर। और इसके अलावा जो आपके पास जिष्टकारी जो होते हैं, या डायोड लिख देता हूँ मैं इसको, डायोड का जो परिपथ होगा, या आमतौर पर अपने घरों में उपयोग लेते हैं, वो भी कौन सा लेते हैं, लोहा क्रोड चौक का। चाहे आपके पास ट्यूबलाइट है, यानी फ्लोरोसेंट ट्यूब, उसके अंदर जो चौक उपयोग लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, लोहा क्रोड चौक, ठीक है। और आपके इलेक्ट्रॉनिक्स जो परिपथ होते हैं वहाँ पे वायु क्रोड। अगर आप किसी पीसीबी को खोलते हो, या मान लीजिए कोई टीवी है, रेडियो है, उनको अगर आप खोलते हो, उनके अंदर जो चौक लगे होते हैं छोटे छोटे, उनके बीच में कुछ भी नहीं होता, वायु होती है। वो कौन से होते हैं, वायु वाले चौक होते हैं, ठीक है। वो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ। और रेडियो जो होता है आपके पास, रेडियो के अंदर, उस पीसीबी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उस पीसीबी की बात नहीं कर रहा हूँ। उस पीसीबी के पास में चौक लगे होते हैं। और ट्रांसमीटर जो होते हैं, अगर आप ट्रांसमीटर नहीं जानते हो, नॉर्मल बात करें अपन, तो आप एक बार गूगल कर लेना इसको, अपन ट्रांसमीटर के बारे में पढ़ेंगे। और एक बार आप गूगल कर लेना ट्रांसमीटर होता क्या है, आप देखें समझ जाओगे ट्रांसमीटर क्या होता है, कहाँ पे उपयोग किया जाता है, ठीक है।
वहाँ पे फेराइट क्रोड चौक का उपयोग किया जाता है। अब वहाँ पे क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे आवृत्ति का मान क्या होता है? ज़्यादा। आवृत्ति का मान क्या होता है? ज़्यादा। जैसे आपने सुना होगा 94.5 FM, 94.5 FM, इसके आगे क्या लगा होता है? इस प्रकार लगा होता है मेगाहर्ट्ज FM, इस प्रकार लगा होता है। इसका मतलब होता है इसकी जो आवृत्ति वो कितनी है? 94.5 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति है इसकी। तो आवृत्ति का मान यहाँ पे क्या होता है? ज़्यादा होता है। मेगा में, मेगा मतलब 10⁶। तो यहाँ पे आवृत्ति का मान क्या होता है? ज़्यादा। और जहाँ पे ज़्यादा आवृत्ति होती है ना, वहाँ पे कौन से चौक का उपयोग किया जाएगा? फेराइट क्रोड चौक का उपयोग किया जाएगा। अगर आपके पास कभी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि ज़्यादा आवृत्ति है मेरे पास, वहाँ पे कौन से चौक का उपयोग किया जाना चाहिए, तो वहाँ पे कौन से चौक का उपयोग होगा? फेराइट क्रोड चौक का उपयोग वहाँ पे होगा। ना तो वायु क्रोड का होगा, ना ही लोहा क्रोड का वहाँ पे उपयोग होगा। और अगर कम आवृत्ति है तो वहाँ पे वायु क्रोड चौक का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है? छोटे छोटे कार्यों में उपयोग होता है।